प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एंशियंट मगध की हिस्ट्री को। तो एंशियंट मगध की हिस्ट्री समझना क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो जैसे ही वैदिक सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गया इंडिया में, तो उस एक तरफ तो वैदिक सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर रहा था, ठीक उसी वक्त नॉर्थ इंडिया में खास करके 16 महाजनपद उभर के सामने आए। तो ये महाजनपद बेसिकली बड़े बड़े शहर थे, इतने बड़े थे कि आज के इंडिया की अगर आप बात करो तो 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट में जितनी एरिया होती है उतने एरियाज में फैले होते थे। हर महाजनपद 3 या 4 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बना होता था। तो 16 महाजनपद थे उस वक्त। इन 16 महाजनपद में सबसे ताकतवर महाजनपद बन के उभरा मगध महाजनपद। ताकतवर इसलिए बन के उभरा क्योंकि मगध महाजनपद के राजा जो थे वो बहुत ताकतवर और एम्बिशियस थे। साथ ही मगध महाजनपद बाकी महाजनपद के मुकाबले ज्यादा रिसोर्सेस का मालिक था। वहां पे लोहा मिलता था, वहां पे नदियां थी, जिससे कि एग्रीकल्चर वगैरह करने में काफी इजिली उनको काफी बढ़त थी बाकी महाजनपद के मुकाबले। तो मगध महाजनपद ने क्या किया, एक एक करके बाकी महाजनपद को हराते चले गए और उन महाजनपदों को मगध में मिलाते चले गए। तो जिसको हम मगध महाजनपद कहते थे, धीरे धीरे उसका रुतबा पूरे नॉर्थ इंडिया में फैल गया और मगध का पूरा कंट्रोल नॉर्थ इंडिया पे 6th BC से लेके 6th AD तक, यानी लगभग 1100-1200 सालों तक बना रहा। तो अगर उस वक्त के नॉर्थ इंडिया की कहानी आपको समझनी हो कि उस वक्त के नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा था, तो बेसिकली आप मगध महाजनपद को समझ रहे होगे, क्योंकि उस वक्त का नॉर्थ इंडिया ही मगध महाजनपद था। तो आइए हम इस ग्लोरियस टाइम पीरियड या इस ग्लोरियस मगध महाजनपद की हिस्ट्री को थोड़ी डिटेल में समझें। तो लेटर वैदिक पीरियड के खत्म होते होते, डिक्लाइन होते होते, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि लेटर वैदिक पीरियड कब उसका खात्मा हो गया, 600 BC, यानी गौतम बुद्ध और महावीर जब पैदा नहीं भी हुए थे, उनसे काफी पहले ही लेटर वैदिक पीरियड का खात्मा, यानी कह लो कि पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका था। तो लेटर वैदिक पीरियड का क्या फंडा है, तो ये जो वैदिक पीरियड है इसको आर्यन सभ्यता ने बसाया था, आर्यन ट्राइब्स ने बसाया था। तो ये आर्यन ट्राइब्स जब ये इंडिया आए थे, जब ये बसे थे, तो बेसिकली पंजाब इस वाले एरिया में बसे थे, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों के पंजाब की बात कर रहा हूं मैं। बाद में ये लोग यहां से माइग्रेट होने लगे और पूरे नॉर्थ इंडिया में फैलने लगे। तो इनका एक बहुत बड़ा हिस्सा बिहार और उत्तर प्रदेश में जाके बस गया। तो एक तरफ तो लेटर वैदिक पीरियड डिक्लाइन होता चला गया, दूसरी तरफ इन्हीं लोगों ने नॉर्थ इंडिया में कुछ बड़े बड़े शहर बसा दिए थे। तब तक यही बड़े बड़े शहर आगे चल के महाजनपद कहलाए। उन्हीं महाजनपदों में से एक महाजनपद था मगध महाजनपद का। तो ये जो मगध वाला इलाका है, इसकी जानकारी हमको ऋग्वेद में भी मिलती है। अब बच्चों, ऋग्वेद क्या है, तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ना, यानी इसको तो आर्यंस ने आते ही लिखना स्टार्ट कर दिया था। आर्यंस जैसे ही इंडिया में बसे थे तो उन्होंने अपनी रिलीजियस टेक्स्ट वगैरह, अपने लाइफ की कहानी, अपनी जर्नी, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ लिखाना, उसी को वेद कहते हैं ना। तो इसी ऋग्वेद में, जो कि सबसे पहला वेद है, हमें कीकट किंगडम का जिक्र मिलता है। एक किंगडम की कहानी लिखी मिलती है, उस किंगडम का नाम था कीकट। तो कीकट एक ट्राइब हुआ करता था बेसिकली, जो कि नॉन आर्यन ट्राइब था। आर्यन लोग लिख रहे हैं एक नॉन आर्यन ट्राइब के बारे में, वो ट्राइब थी कीकट ट्राइब। और ये कीकट ट्राइब किसी मगध नाम के जगह पे रहती थी, यानी यहां रहने वाले लोगों ने, पंजाब वाले एरिया में रहने वाले लोगों ने एक कीकट ट्राइब की कहानी लिखी है ऋग्वेद में। और उन्होंने कहा है कि ये कीकट ट्राइब जो है दूर गंगा नदी के उस किनारे के मगध नाम के जगह पे रहते हैं। यहां पहली बार हमको मगध शब्द का जिक्र मिलता है। कहां मिलता है? वेदों में मिलता है। तो ये जो शब्द है मगध, तो मगध या फिर मगधन ट्राइब्स, मगध या फिर मगध के कबीले, ये शब्द सबसे पहली बार अथर्ववेद में मेंशन्ड है, अथर्ववेद में। ठीक है बच्चों।
तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मगध किंगडम है या मगध महाजनपद है, इसका जो मेन कोर था वो बिहार, साउथ बिहार में बसा हुआ था, गंगा नदी के किनारे। और इसकी जो पहली कैपिटल थी वो थी राजगृह। इसी राजगृह को आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये जो मगध किंगडम है, इसकी कहानी साउथ बिहार से शुरू हुई, साउथ बिहार में गंगा नदी के किनारे से शुरू हुई, ठीक। और इनकी पहली कैपिटल बनी राजगृह। ये आप देख रहे हो बच्चों, ये तो राजगृह का मतलब क्या होता है? जहां राजा रहता हो, राजा का घर। राज प्लस गृह, राज का मतलब होता है राजा, गृह का मतलब होता है घर, ठीक। तो इन्होंने पहली कैपिटल तो राजगृह को बनाया, बाद में अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो सबसे आप कह लो कि पहला कैपिटल पूरे नॉर्थ इंडिया का बनने का मौका अगर मिला किसी को तो पाटलिपुत्र को ही मिला, ठीक। तो जैसे जैसे ये वैदिक सिविलाइजेशन डिक्लाइन करती गई, तो जो पूरे देश का पॉलिटिकल सेंटर है, जब आर्यंस पंजाब वाले एरिया में थे तो वही सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल पावर थे ना पूरे देश के। अब ये लोग धीरे धीरे चारों तरफ फैल रहे हैं। तो जो पॉलिटिकल सेंटर है कंट्री का, जैसे आज अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पॉलिटिकल सेंटर क्या है, तो आप कहोगे कि दिल्ली है। तो आपसे कोई पूछेगा कि दिल्ली ही क्यों है, तो आप कहोगे कि हमारी पार्लियामेंट दिल्ली में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं वो दिल्ली में रहते हैं। तो उसी तरह उस वक्त के जो भी इंपॉर्टेंट राजा वगैरह थे वो तो इसी वैली, गैंजेटिक प्लेन या बिहार वाले एरिया में रहने लगे ना। तो इसलिए जो पॉलिटिकल सेंटर है वो बिहार की तरफ शिफ्ट हो गया। मगध, जहां तक बात है मगध की, ये आप मैप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा हिस्सा मगध ने कंट्रोल में ले लिया था। जबकि मगध की कहानी सिर्फ इस छोटे से हिस्से से शुरू हुई थी। धीरे धीरे इसने एक एक करके सारे महाजनपद को मिलाना स्टार्ट कर दिया और अपना एरिया भी एक्सपेंड कर लिया। तो मगध को बोला जाता है कि मगध महाजनपद काफी लकी था, इस मामले में लकी था कि मगध महाजनपद में जो भी रूलर्स हुए वो काफी एम्बिशियस थे और साथ ही साथ पावरफुल भी थे। तो इन्हीं एम्बिशियस राजाओं ने जब एक एक करके बाकी सारे महाजनपद को जीत कर खुद में मिलाना स्टार्ट कर दिया तो एक बड़ा सा किंगडम बन के उभरा और यही किंगडम कहलाया किंगडम ऑफ मगध। तो अगर आप इस मैप को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ये जो मगध किंगडम था ये कितना बड़ा था। बिहार, आज का बिहार, आज का झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहां तक कि नेपाल और बांग्लादेश के भी कुछ हिस्से, क्योंकि उस वक्त तो बांग्लादेश तो भारत ही था ना, और नेपाल भी लगभग भारत का ही हिस्सा था। तो ये सारा कुछ उस वक्त के मगध जनपद के या मगध किंगडम के अंतर्गत ही आता था, ठीक है। तो अगर आप बात करोगे नॉर्थ इंडिया की, तो पूरे नॉर्थ इंडिया पे तो मगध का ही कब्जा है ना। तो उस वक्त के अगर नॉर्थ इंडिया की कहानी आपको जाननी हो तो बेसिकली आप मगध महाजनपद की कहानी जानने की कोशिश कर रहे हो। तो 6th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी एडी तक इसी मगध महाजनपद से बढ़कर एक राजा हुए। यानी पूरे नॉर्थ इंडिया पे जिस भी राजा का कंट्रोल रहा वो राजा मगध महाजनपद से ही निकला था। यानी मगध ही नॉर्थ इंडिया बन के रह गया था। इसी मगध महाजनपद से मौर्यन डायनेस्टी निकली, गुप्ता डायनेस्टी निकली, ये सब हम आगे कवर करेंगे। तो बाद में जो इतनी बड़ी बड़ी किंगडम्स यहां पे एस्टेब्लिश हुई, मौर्यन किंगडम, गुप्ता किंगडम, इसका जो सारा क्रेडिट आप कह सकते हो या सारी जो ग्राउंड वर्क है वो महाजनपद जब था ना, मगध महाजनपद, तभी के राजाओं ने जो फाउंडेशन बिल्ट की, वही फाउंडेशन बढ़ते बढ़ते इन किंगडम्स में बदलती चली गई। तो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है कि हम उन डायनेस्टीज या उन राजाओं के बारे में जानें जिन्होंने मगध महाजनपद को एक्सपेंड करने में मदद करी। तो एक के बाद एक कई सारी पावरफुल डायनेस्टीज को मौका मिला कि मगध महाजनपद से रूल चला सके, वहां से गवर्नेंस कर सके। तो मगध महाजनपद एक तरह से रफली स्पीकिंग बांग्लादेश से लेके अफगानिस्तान तक के एरिया में फैला हुआ था। तो सबसे पहली डायनेस्टी बृहद्रथ डायनेस्टी। तो कुल मिला के
7 रिकॉर्डेड डायनेस्टीज हुई हैं मगध महाजनपद की। तो इन डायनेस्टीज की एक खासियत क्या थी कि इनकी कैपिटल बिहार में लोकेटेड हुआ करती थी, बिहार में, खास करके पाटलिपुत्र में, उससे पहले राजगीर में या राजगृह में। तो एक के बाद एक 7 डायनेस्टीज का जिक्र हमको मिलता है। सबसे पहली डायनेस्टी बृहद्रथ, उसके बाद हर्यंक, फिर शिशुनाग, फिर नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग, फिर कर्ण। अभी आपको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन यह हिस्ट्री काफी मजेदार है। होता क्या था कि किसी भी डायनेस्टी के राजा को मार के कोई अपनी अलग डायनेस्टी स्टैब्लिश करता था। यानी आप रैंडमली कुछ भी उठा लो, आप ये उठा लो नंद डायनेस्टी, तो आप मान लो कि नंद डायनेस्टी का जो आखिरी राजा होगा उसको मौर्यन डायनेस्टी के पहले राजा ने हराया होगा। तो नंद की कहानी खत्म करके मौर्यन की कहानी स्टार्ट हो जाती थी। फिर वैसे ही मौर्यन डायनेस्टी का जो आखिरी राजा होगा उसको शिशुनाग डायनेस्टी के पहले राजा ने हराया होगा। तो मौर्यन डायनेस्टी खत्म, शिशुनाग डायनेस्टी चालू। तो यही होती है डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी या डायनेस्टीज का सीक्वेंस। एक डायनेस्टीज को हरा के कोई दूसरी डायनेस्टी उसके पोजीशन पे कैप्चर कर लेती है, उसकी गद्दी हथिया लेती है। तो आओ हम एक एक करके पहले 4 डायनेस्टीज को कवर करेंगे। इस वाले लेक्चर में हम 4 डायनेस्टीज को कवर करेंगे, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टीज खुद में इतनी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है कि इसको काफी डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बेसिकली शुरू के 4 डायनेस्टीज को कवर करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बृहद्रथ डायनेस्टी से। तो बृहद्रथ डायनेस्टीज के बारे में हमें क्या क्या फैक्ट पता है कि बृहद्रथ डायनेस्टी को एस्टेब्लिश करने वाला इंसान था बृहद्रथ, इसीलिए उसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई डायनेस्टी उसी के नाम पे बृहद्रथ डायनेस्टी कहलाती है। बृहद्रथ का एक नाम महारथ भी था, और बृहद्रथ बोलो या महारथ बोलो, इसी ने बृहद्रथ डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया है। तो महाभारत, जो कि हिंदुओं का एक एपिक ग्रंथ है, महाभारत में बृहद्रथ डायनेस्टी के एक राजा जरासंध का जिक्र मिलता है। तो जरासंध जो है वो बृहद्रथ के ही खानदान से आता था। अब जरासंध बृहद्रथ का बेटा था या पोता था या परपोता था ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये बृहद्रथ का रिश्तेदार था, उसी की डायनेस्टी में आता था। तो जरासंध के बारे में हमको ये इंफॉर्मेशन पता चलती है महाभारत से कि वो एक पावरफुल रेसलर था, पहलवान था वो, और वो कंस का फादर इन लॉ यानी कंस का ससुर था। अब ये कंस कौन है? ये कंस वही है जिसके बारे में आप जानते हो, कंस मामा, जो भगवान कृष्ण के का मामा था ना, कंस दुष्ट, तो वो कंस का भी ससुर था जरासंध। तो कंस का राज चलता था मथुरा पे, और कंस की दुश्मनी चलती थी भगवान कृष्ण से। तो जरासंध ने अपने दामाद कंस का काफी साथ दिया, इसलिए जरासंध की दुश्मनी जो है भगवान कृष्ण से भी हो गई थी। तो महाभारत में कहानी लिखी है कि भगवान कृष्ण के कहने पे, ये आप डायग्राम देख रहे हो, भगवान कृष्ण के कहने पे भीम, जो 5 पांडव थे, 5 भाई थे, उसमें सबसे ताकतवर था पांडव भीम था। तो भगवान श्री कृष्ण की दुश्मनी चलती थी ना जरासंध से, तो भगवान श्री कृष्ण के कहने पे जरासंध को भीम ने मारा था, उसकी बॉडी को 2 टुकड़ों में खींच के तोड़ दिया था। तो ये तो जरासंध की कहानी थी। तो बृहद्रथ डायनेस्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। बृहद्रथ डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया बृहद्रथ ने। उसी डायनेस्टी में आगे चल के जरासंध नाम का एक राजा हुआ, जिसकी कहानी हमको महाभारत से पता चलती है। इस डायनेस्टी का आखिरी राजा था रिपुंजय। तो रिपुंजय को उसके ही मिनिस्टर ने मारा। तो जब कोई राजा मर जाता है या किसी राजा को असैसिनेट कर दिया जाता है तो उसकी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। तो बृहद्रथ डायनेस्टी खत्म हो गई और अगली डायनेस्टी शुरू हो गई। अगली डायनेस्टी थी हर्यंक डायनेस्टी। तो हर्यंक डायनेस्टी किसने एस्टेब्लिश की? किंग बिंबिसार ने की, 544 बीसी में की। ठीक, अब ये डायनेस्टी जो है इसको पितृहंता डायनेस्टी बोलते हैं। पितृहंता यानी कि अपने ही बाप की हत्या करने वाली डायनेस्टी, इसी के लिए बदनाम है ये डायनेस्टी, क्योंकि इस डायनेस्टी के जो प्रोमिनेंट राजा हुआ करते थे वो अपने ही बेटों के हाथों मारे गए। तो इसीलिए इसको पितृहंता वंश या डायनेस्टी ऑफ पैट्रीसाइड्स। पैट्रीसाइड का मतलब होता है द वन हु किल्स हिज ओन फादर, यानी वो जो अपने ही फादर की हत्या कर दे। तो ये डायनेस्टी 130 सालों तक मगध पर रूल करती रही और
412 बीसी के आसपास आके ये डायनेस्टी खत्म हो गई। तो आओ हरियंग डायनेस्टी के राजाओं के बारे में जाने कि ऐसा क्या करते थे इनके राजा कि इनको पितृहंता वंश या फिर डायनेस्टी ऑफ पेट्रीसाइड्स कहा जाता था। तो सबसे पहला राजा इसका बिंबिसार। तो बिंबिसार ने स्टैब्लिश की है हरियंग डायनेस्टी कब? 544 बीसी में। आप फैक्ट्स याद रखोगे कि बिंबिसार को श्रेनिक के नाम से भी जाना जाता था। श्रेनिक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, श्रेनिक ये इसका निक नेम था। तो बिंबिसार 15 साल का था जब वो राजा बना था और उसने 52 साल तक रूल किया। बेसिकली हमने इसके पहले देखा, इसके पहले हमने डायनेस्टी देखी ना, बृहद्रथ डायनेस्टी। तो बृहद्रथ डायनेस्टी का जो आखिरी राजा था रिपुंजय, तो रिपुंजय को उसके मिनिस्टर ने ही मार दिया था। उसी मिनिस्टर का बेटा था बिंबिसार। तो ये उस वक्त 15 साल का ही था और इसको इसके बाप ने राजा बना दिया। तो बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज को चुनी, गिरिव्रज को कैपिटल बनाया। बृहद्रथ डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी हमको नहीं पता, लेकिन बिंबिसार डायनेस्टी की कैपिटल गिरिव्रज थी। बिंबिसार को पहला हिस्टोरिकल किंग बोला जाता है। इसके बारे में सब कुछ हिस्टोरिकली पता, कुछ भी हमको गेस करने की जरूरत नहीं है, महाभारत रामायण पढ़ने की जरूरत नहीं है, इनके फैक्ट्स मिलते हैं। तो बिंबिसार जो है इसने कैपिटल बनाया गिरिव्रज को, इसीलिए गिरिव्रज को पूरे मगध का पहला कैपिटल बोला जाता है, क्योंकि बृहद्रथ डायनेस्टी वालों का कैपिटल कहां था हमें नहीं पता। तो गिरिव्रज को आज हम राजगीर के नाम से जानते हैं। तो राजगीर का मतलब होता है किंग्स हाउस, राज मतलब राजा, गृह मतलब घर। बिंबिसार एक काफी एम्बिशियस लीडर हुआ करता था, काफी एम्बिशियस रूलर था, और इसका मकसद था कि वो अपने मगध एम्पायर की एरिया, उसकी सीमा को बढ़ाए, और इसके लिए उसने कई अलग अलग कदम उठाए। तो पहला कदम तो यह था कि उसने अपने नेबरिंग महाजनपद पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो बिंबिसार जब एक छोटा बच्चा था, 14-15 साल का था, तभी उसने अंग महाजनपद पे अटैक किया था। तो अंग महाजनपद जो है मगध महाजनपद के पड़ोस में ही लगता हुआ महाजनपद था। तो अंग महाजनपद का राजा था किंग ब्रह्मदत्त। तो ब्रह्मदत्त को इसने मारा था जब ये 15 साल का था, और अंग को मगध में मिला लिया था। तो जब अंग मगध में मिल गया तो इसने अपने बेटे अजात शत्रु को वहां का गवर्नर, यानी कि अंग प्रदेश का गवर्नर अपॉइंट कर दिया था। तो ये जो बिंबिसार है, इसका एक ही काम था कि मैं कैसे अपने किंगडम को और एक्सपेंड कराऊं। तो एक्सपेंड कराने का एक तरीका तो होता है कि आप वार करो, आप किसी राजा को मार दो और उसके किंगडम को खुद में मिला लो। इसने दूसरा तरीका भी अपनाया, और दूसरा तरीका इसने काफी बार अपनाया। जो दूसरा तरीका ये अपनाता था वो था कि दूसरे महाजनपद के राजाओं के रिश्तेदारों से या तो उसकी बेटी से शादी कर लो या फिर उसकी बहन या किसी से शादी कर लो। तो जब आप शादी कर लोगे तो आप पे कोई खतरा नहीं रहेगा, तो आपके कॉर्डियल रिलेशन हो जाएंगे। तो दूसरा तरीका ये अपनाता था मैट्रिमोनियल अलायंसेस का। क्यों? क्योंकि अगर मगध महाजनपद के राजा की शादी मान लो कि किसी और महाजनपद के राजा की बेटी से हो जाती है, तो दोनों में दोस्ती हो जाएगी ना, दोनों की पोजीशन, दोनों में यूनिटी हो जाएगी। तो बिंबिसारा की 3 वाइफ्स थी और तीनों वाइफ को इसने इसी पॉलिसी के तहत उनसे शादी की थी। जो पहली पत्नी थी और पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीफ वाइफ थी वो थी रानी चेलना, क्वीन चेलना। ये लिच्छवी के राजा की बेटी थी, या कह लो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो लिच्छवी यानी वज्जी महाजनपद, तो वज्जी महाजनपद की राजकुमारी से इसने शादी कर ली। तो 3 में से पहली वाइफ तो आपने देख लिया। इसकी दूसरी बीवी थी महाकोशला देवी। तो महाकोशला देवी कौन थी? तो महाकोशला देवी प्रसेनजीत नाम के राजा की बहन थी। तो प्रसेनजीत जो है कौशल महाजनपद का राजा था। तो कौशल महाजनपद का राजा, उसकी बहन महाकोशला देवी, आप ये नाम से भी देख रहे हो ना, कोशला, कौशल। तो प्रसेनजीत से जब इस प्रसेनजीत की बहन महाकोशला देवी से जब बिंबिसार की शादी हो गई, तो प्रसेनजीत ने काशी नाम का शहर प्रसेनजीत के कंट्रोल में था, वो दहेज के रूप में बिंबिसार को दे दिया था। और क्या फैक्ट्स बिंबिसार के बारे में आपको पता रखने चाहिए? तो ये क्या कर रहा है, ये एक के बाद एक महाजनपदों से दोस्ती कर रहा है,
उनसे शादी, मैट्रिमोनियल अलायंसेस कर रहा है। एक महाजनपद था अवंती, तो अवंती महाजनपद में ही उज्जैन नाम का शहर है, उज्जैन उसका कैपिटल हुआ करता था। तो जो अवंती का राजा था प्रद्योत, तो प्रद्योत एक बार बीमार हो गया, उसे जॉन्डिस नाम की बीमारी हो गई। तो बिंबिसार ने क्या किया, अपने डॉक्टर जीवक को वहां भेजा। जीवक फिजिशियन था, तो उसने वहां जाके अवंती के राजा प्रद्योत को ठीक कर दिया। तो ठीक करने से क्या हुआ कि बिंबिसार की दोस्ती हो गई प्रद्योत से, या यूं कहो कि मगध की दोस्ती हो गई अवंती से। तो दोस्ती बनाने के लिए ये कई स्ट्रेटजीज अपनाता था, या तो शादी कर ली या फिर मदद कर दी। एक जिक्र मिलता है गांधार महाजनपद के राजा पुक्कुसती का। पुक्कुसती या पुष्कर सरीन भी नाम है इसका, पुक्कुसती पुष्कर सरीन। वहां के राजा से भी बिंबिसार की बहुत गहरी दोस्ती थी। ये बात हमको कैसे पता चलती है, क्योंकि पुक्कुसती जो राजा था, गांधार का राजा था, वो अपने एम्बेसडर भिजवाता था बिंबिसार के कोर्ट में, पाटलिपुत्र तक एम्बेसडर भिजवाता था। जैसे आज हमारे देश में दूसरे देश के एम्बेसडर्स आते हैं ना, तो वैसे ही उस जमाने में भी ये डिप्लोमेसी की जाती थी। बिंबिसार के बारे में एक चीज फेमस है कि ये गौतम बुद्ध का बहुत बड़ा भक्त था, और ये गौतम बुद्ध को तब से पहचानता था जब गौतम बुद्ध को एनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। तब से ही ये गौतम बुद्ध को फाइनेंशियली सपोर्ट करता था, क्योंकि गौतम बुद्ध के साथ कई सारे फॉलोअर्स थे, तो उनका खर्चा, उनके रहने की जगह, ये सब बिंबिसार ही फाइनेंस करता था। तो बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध की तो पूरी तरीके से मदद करता ही था, लेकिन साथ ही साथ ये भगवान महावीर का भी बहुत बड़ा भक्त था। अब देखो, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज आप समझ लो कि एग्जैक्ट डेट तो बताना मुश्किल है, लेकिन गौतम महावीर जो भगवान बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध, वो भगवान महावीर से 15 या 20 साल छोटे थे। तो बच्चों, इसका क्या मतलब है कि जो जैन धर्म के इतने बड़े तीर्थंकर है भगवान महावीर, उनसे 20 साल छोटे हैं गौतम बुद्ध। अब देखो, बुद्धिज्म और जैनिज्म का फर्क समझो। जैनिज्म काफी पुराना रिलीजन है, यानी भगवान महावीर ने जैनिज्म को स्टैब्लिश नहीं किया, भगवान महावीर जैनिज्म के टीचर थे। तो लेकिन गौतम बुद्ध ने बुद्धिज्म को स्टैब्लिश किया, यानी गौतम बुद्ध के पैदा होने से पहले बुद्धिज्म इस धरती पे नहीं था, जबकि भगवान महावीर के पैदा होने से पहले भी जैन धर्म इस धरती पे था। तो ये जो बिंबिसार और उसकी फैमिली है, ये तो पैदा हो गई थी गौतम बुद्ध के पैदा होने से पहले ही ना, क्योंकि बिंबिसार उम्र में गौतम बुद्ध से बड़ा था। तो बिंबिसार जब पैदा हुआ था तो धरती पे बुद्धिज्म था ही नहीं, और वो पैदा हुआ था एक जैन फैमिली में। तो एक जैन होने के नाते जो बिंबिसार है वो भगवान महावीर का भी भक्त था, और गौतम बुद्ध को तो उसने जाना, उसने देखा कि हाँ, गौतम बुद्ध नाम का कोई आदमी है जो ज्ञान की खोज में है, इसलिए उसने गौतम बुद्ध को फाइनेंस करना सपोर्ट कर दिया था। बाद में बिंबिसार जब बूढ़ा हो गया तो इसके बेटे अजातशत्रु ने इसको जेल में डाल दिया, क्योंकि अजातशत्रु को राजा बनना था और बिंबिसार मर ही नहीं रहा था, बूढ़ा तो हो गया था, मर नहीं रहा था। तो अजातशत्रु बहुत इम्पेशेंट हो गया, उसने अपने ही बाप को जेल में डाल दिया, और उसी जेल में बिंबिसार की डेथ हो गई 492। तो मैंने आपको बताया ना कि इस डायनेस्टी के लोगों को पितृहंता बोलते हैं, यानी अपने ही फादर की हत्या करने वाला। तो पहला एग्जाम्पल तो आपने देख लिया, पहला एग्जाम्पल कि अजातशत्रु ने अपने फादर बिंबिसार को जेल में डाल के मार दिया। उसके बाद अजातशत्रु को गद्दी मिल गई, लेकिन इसने तो अपने फादर की हत्या की थी ना। तो फिर ये गौतम बुद्ध के पास जाता है क्षमा मांगने के लिए कि प्लीज अगर आप मुझे माफ कर दोगे तो ठीक है, वरना मुझे नर्क में जगह मिलेगी, मुझे नर्क जाना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध ने इसको माफ कर दिया था। तो अब बात करते हैं अजातशत्रु के बारे में। तो अजातशत्रु कौन था? तो बिंबिसार का और रानी चेलना का बेटा था। तो रानी चेलना सबसे इंपॉर्टेंट वाइफ थी बिंबिसार की, क्योंकि रानी चेलना जो है वो लिच्छवी की राजकुमारी थी। तो अजातशत्रु का आप कह लो कि नानी, या जो नानी घर बोलते हो, वो लिच्छवी किंगडम हुआ करती थी। तो अजातशत्रु कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं था, इसको काफी सपोर्ट हासिल था। जो इसकी मदर की साइड से थे वो भी काफी ताकतवर थे।
तो इसने अपने फादर को जेल में डाला था और जेल में ये इसके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके बाद जो है मगध किंगडम का ये राजा बन गया था। तो ये राजा कब बना? 492 बीसी में। इसको कुनीक भी बोलते हैं। श्रेनिक इसके फादर का नाम था, बिंबिसार का नाम था, तो श्रेनिक का बेटा कुनीक। ये श्रेनिक कुनीक का क्या फंडा है? ये सब जैन धर्म के नाम है, निक नेम है। जब कोई बच्चा पैदा होता था तो उसका नाम रखा जाता था, और बाद में जब वो बड़ा हो जाता था तो कोई अच्छा नाम रख दिया जाता था। तो ये सब जन्म के नाम है। श्रेनिक बिंबिसार को कहा गया और कुनिक उसके बेटे अजातशत्रु को कहा गया। ठीक, अब देखो, क्योंकि इसने अपने फादर को जेल में डाल के मारा था, तो इसके फादर के जितने दोस्त थे या जितने वेल विशर्स थे उनसे इसकी दुश्मनी हो गई, क्योंकि इसके फादर ने काफी जगह डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे थे ना। तो अब इसको क्या प्रॉब्लम हुई वो देख लेते हैं। तो बिंबिसार की शादी हुई थी प्रसेनजीत की बहन से। प्रसेनजीत जो है वो कौशल का राजा था। तो प्रसेनजीत ने दहेज में काशी नाम का शहर दिया था ना बिंबिसार को। जब प्रसेनजीत ने अपनी बहन की शादी बिंबिसार से की थी तो काशी नाम का शहर गिफ्ट में दिया था। तो अब तो बिंबिसार मर गया है और इसको मारा है उसी के बेटे अजातशत्रु ने। ये अजातशत्रु बिंबिसार की दूसरी बीवी का बेटा है, दूसरी वाइफ का, उस वाइफ का बेटा नहीं है जो प्रसेनजीत की बहन है। तो अब अजातशत्रु को चैलेंज करता है प्रसेनजीत कि तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, तुमने मेरे जीजा जी को मारा, अब तुम मुझे काशी का शहर वापस दे दो। ठीक है, तो अब अजातशत्रु और प्रसेनजीत में इसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। ये काशी वापस नहीं करना चाहता है। तो लड़ाई का नतीजा ये होता है कि प्रसेनजीत हार जाता है, और हारने के बाद दुश्मनी खत्म करने के लिए, कि मेरी दुश्मनी खत्म हो जाए, तो इसलिए प्रसेनजीत अपनी बेटी वज्जीरा की शादी अजातशत्रु से कर देता है। तो अब शादी हो गई तो फिर लड़ाई झगड़े बंद हो जाते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी है अजातशत्रु के बारे में, कि अजातशत्रु ने 2 वेपन्स का आविष्कार किया, क्योंकि अजातशत्रु काफी लड़ाइयां वगैरह लड़ता था। तो इसने 2 वेपन्स का आविष्कार किया, उसके नाम है रथ मूसल। देखो बच्चों, एक भी फैक्ट यहां पे वेस्ट ऑफ टाइम के लिए नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है मैंने कि जो मेरे मन में आए वो लिख दूं, नहीं, ये सारे फैक्ट्स क्वेश्चन के रूप में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मुझे ये सारे फैक्ट्स आपको बताने ही होंगे। तो 2 वेपन्स, रथ मूसल और महाशिला कंटक। तो रथ मूसल ये आप देख रहे हो, जो घोड़े चलते थे, तो घोड़ों जो चैरियट चलते थे उसमें ब्लेड लगा होता था, तो जो भी इसके सामने आएगा वो तो ब्लेड से कट जाएगा। और दूसरा महाशिला कंटक, तो ये आप फिगर देख रहे हो, तो यहाँ पे ये बिल्कुल एक समझ लो कि स्टोन, पत्थर फेंकने की मशीन थी। तो यहाँ पे पत्थर रखते थे और फिर यही पत्थर अपने दुश्मन के ऊपर चला देते थे। तो क्वेश्चन है कि इन 2 वेपन्स को किस मगधन रूलर ने, यानी मगध के किस राजा ने इन दोनों को इन्वेंट किया? तो अजातशत्रु ने किया था। तो अजातशत्रु की दुश्मनी चलती थी वज्जी से। देखो बेसिकली जो वज्जी महाजनपद है वो अजातशत्रु का नानी घर था, यानी कि इसकी जो मदर थी वो वज्जी की ही राजकुमारी हुआ करती थी बिंबिसार से शादी करने से पहले। तो अब अजातशत्रु की नजर उसी वज्जी पे पड़ गई जहां से उसकी मदर आई थी, और वो चाहता था कि मैं वज्जी को मगध में मर्ज कर दूं। तो इसलिए इसने क्या किया, इसने एक स्ट्रेटजी लगाई। इसने अपने मिनिस्टर वस्साकर को वैशाली भेजा। तो वी फॉर वज्जी, वी फॉर वैशाली, वैशाली कैपिटल हुआ करती थी वज्जी की। तो इसने वस्साकर को इसलिए भेजा कि जो वज्जी डायनेस्टी थी या वज्जी महाजनपद थी, इसमें 8 अलग अलग ट्राइब्स मिल के रहते थे। कोई एक राजा नहीं था वज्जी का, बल्कि 8 अलग अलग ट्राइब थे, हर ट्राइब का राजा हुआ करता था। तो इन्हीं ट्राइब्स को आपस में लड़वाने के लिए वस्साकर नाम के राजा को भेजा। तो वस्साकर अपने काम में सक्सेसफुल रहा। ये ट्राइब्स, इनका आपस में भरोसा कमजोर हो गया एक दूसरे के ऊपर, और ये लोग आपस में ही लड़ने लगे। तो इसी चीज का फायदा उठा के बाद में अजातशत्रु ने वज्जी पे अटैक किया, वज्जी को हराया और मगध में मिला लिया था। तो इसी वज्जी से लड़ने के लिए इसने ये 2 नए वेपन्स बनवाए थे बेसिकली। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में हम ये भी जानते हैं कि ये गौतम बुद्ध के पास गया था अपने फादर को मारने के बाद माफी मांगने के लिए। तो गौतम बुद्ध ने माफ कर दिया था। तो ये गौतम बुद्ध का फॉलोअर बन गया था, बहुत बड़ा फॉलोअर बन गया था। तो जब गौतम बुद्ध की डेथ हुई तो उसके
1 साल के अंदर अजात शत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल बुलाई थी अपने कैपिटल राजगृह में। ठीक है, अब क्यों बुलाई थी? क्योंकि गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, तो गौतम बुद्ध की जो टीचिंग्स वगैरह थी, जो उनके उपदेश थे, उनको बुक में नोट करने के लिए जो सारे प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह थे, जो गौतम बुद्ध के शिष्य वगैरह थे, उन सबको इसने राजा होने के नाते इनवाइट किया कि आइए हम सब मिलके एक काउंसिल, एक कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस कॉन्फ्रेंस में बुक्स वगैरह लिखी गई जो गौतम बुद्ध को जानते थे, गौतम बुद्ध के मुंह से जिन्होंने उपदेश सुना था, उन्होंने लिखी वो सारी बुक्स। तो अजात शत्रु जब पैदा हुआ था तो वो तो एक जैन था, क्योंकि उस वक्त तो बुद्ध धर्म धरती पे आया ही नहीं था। लेकिन जब गौतम बुद्ध से इसने कांटेक्ट किया, गौतम बुद्ध के संपर्क में आया, तो इसने अपना जैन धर्म छोड़ के बुद्धिज्म धर्म अपना लिया था। तो इसने मगध पे पूरे 32 साल तक रूल किया, और 32 साल तक रूल करने के बाद ये अपने ही बेटे के हाथों मारा गया। इसका बेटा उदयभद्र, जिसको उदायन भी बोलते हैं, तो ये दूसरा एग्जाम्पल की बेटे ने अपने बाप को मारा। इसीलिए इस पूरी डायनेस्टी को पितृहंता वंश या किलर ऑफ फादर कहते हैं। तो अब बात करते हैं अगले राजा की, उदयन की। ठीक, तो ये भी हर्यंक डायनेस्टी का ही राजा है। ये अजात शत्रु का बेटा था, जो कि अजात शत्रु को मार के राजा बन गया। जब अजात शत्रु गौतम बुद्ध से माफी मांगने गया था, तो उस वक्त उदयन एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। उदयन भी गया था उनसे मिलने, तो उदयन ने भी गौतम बुद्ध को फेस टू फेस देखा था। तो देखो, उदयन ने अपने बाप को मारा। ठीक, उसके बाप की कैपिटल थी पाटली, उसके बाप ने अपनी कैपिटल राजगीर को बना रखा था। तो अब ये क्या करता है, इसको खतरा महसूस होने लगा कि कहीं मेरे खिलाफ रिवोल्ट ना हो जाए, तो इसने एक नया कैपिटल बसाने की सोची। वो नया कैपिटल था पाटलिपुत्र, जिसको कि आज हम पटना के नाम से जानते हैं। तो इसने पाटलिपुत्र में नया कैपिटल जो बनाने का सोचा, उसकी एक और वजह थी। तो वो वजह हम डिस्कस करेंगे, पहले पाटलिपुत्र के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो नई जगह पाटलिपुत्र इसने बसाई, उसके लिए जगह ढूंढ रहा था। तो इसको एक जगह दिखी जो कि गंगा और सोन नदी के किनारे बसी हुई थी। एक तरफ से गंगा, एक तरफ से सोन। तो अगर यहां पे आप कुछ बनाओगे तो आपको दोनों तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा ना। नदी है तो लंबी चौड़ी नदी है, तो कोई भी, आज नदी क्रॉस करना आसान है, उस जमाने में तो नदी क्रॉस करना बहुत मुश्किल था ना, तो कोई भी आप पे अटैक नहीं कर पाएगा इजीली। तो इसीलिए इसने जानबूझ के एक जगह ढूंढी। वो जगह मिली इसको गंगा और सोन नदी के किनारों पे, पाटलिपुत्र। तो क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किन दो नदी के किनारे बसा हुआ था? तो गंगा और सोन नदी के किनारे। अब ये किससे बचना चाहता था, किससे प्रोटेक्शन चाहता था ये? तो उज्जैन का जो राजा था, उज्जैन महाजनपद बार बार मगध पे अटैक करता था, खास करके बिंबिसार के मरने के बाद। क्योंकि जब बिंबिसार था तो उसने चंड प्रद्योत की मदद करके दोस्ती कर ली थी अवंती से। लेकिन अब तो ना चंड प्रद्योत जीवित था, ना ही बिंबिसार जीवित था, तो इसलिए इन दोनों के बीच लड़ाइयां जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई थी। तो बेसिक खतरा उज्जैन से हुआ करता था। तो उज्जैन से अटैक ना हो जाए, इसलिए इसने एक नई पाटलिपुत्र नाम की कैपिटल ही बसा ली। तो ये देखो, ये उस वक्त जो पाटलिपुत्र बसा था, आज तक बसा हुआ है। तो उदयन के बारे में हमें और क्या चीज पता रखनी चाहिए कि इसने 16 सालों तक राज किया, और बार बार उज्जैन या अवंती महाजनपद का हमला होता था इसके ऊपर। तो शुरू में तो इसने कुछ सालों तक उस हमले का मुकाबला किया। जो पलक नाम का राजा था उस वक्त अवंती का, उसको कई बार हराया भी, लेकिन फाइनली पलक ने इसको मार दिया था। तो पलक ने इसको मार दिया 444 बीसी में। ठीक, तो ये कहानी है हर्यंक डायनेस्टी की। तो उदयन हर्यंक डायनेस्टी का तीसरा राजा था। इसके बाद कहानी में ब्रेक आ जाता है। इसके बाद के राजाओं के बारे में हमको नहीं पता चलता है, सीधा इस डायनेस्टी के आखिरी राजा के बारे में हमें पता चलता है। कहां से? पुराणों से। तो पुराण में नंदीवर्धन का नाम लिखा गया है कि नंदीवर्धन जो है उदयन का सक्सेसर था, और वो हर्यंक डायनेस्टी का आखिरी राजा था। तो नंदीवर्धन के मरने के बाद हर्यंक डायनेस्टी जो है तेजी से डिक्लाइन कर गई। तो आखिरी राजा जो था इस डायनेस्टी का वो नंदीवर्धन था। तो पुराणों में इसका नाम नंदीवर्धन, और कुछ कुछ जगह इसका नाम नागदशक भी मेंशन्ड है।
तो खैर जो भी हो, ज्यादातर आपको नाग दशक ही देखने को मिलेगा। तो नाग दशक बोलो या नंदीवर्धन बोलो, दोनों एक ही इंसान है। तो ये आखिरी रूलर था हर्यंक डायनेस्टी का। तो ये जो नाग दशक नाम का राजा था, इसको इसके ही मिनिस्टर शिशुनाग ने मारा। तो शिशुनाग ने मार दिया नाग दशक को, तो इससे क्या होगा, हर्यंक डायनेस्टी खत्म हो गई और फिर शिशुनाग ने अपनी अलग डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली। तो ये जो अगली डायनेस्टी स्टैब्लिश हुई वो कहलाई शिशुनाग डायनेस्टी। तो हर्यंक डायनेस्टी सेकेंड डायनेस्टी थी। तो शिशुनाग जो स्टार्ट करेगा वो तीसरी डायनेस्टी बन जाएगी मगध की। तो ये जो नई डायनेस्टी स्टार्ट हुई वो कहलाई शिशुनाग डायनेस्टी, क्योंकि इसको स्टार्ट कर रहा है शिशुनाग। तो आइए अब शिशुनाग डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। तो शिशुनाग डायनेस्टी को किसने बसाया, तो शिशुनाग ने ही बसाया। तो शिशुनाग कौन था, तो ये अमात्य या मिनिस्टर को अमात्य बोलते थे उस वक्त। तो ये मिनिस्टर था किसका, तो नाग दशक का। शिशुनाग जो है लिच्छवी के एक लोकल राजा का ही बेटा था, क्योंकि लिच्छवी में या वज्जी में 8 अलग अलग ट्राइब्स थे ना, और हर ट्राइब का अपना एक राजा था। तो इसी 8 में से एक ट्राइब का राजा, उसका बेटा था शिशुनाग। तो शिशुनाग क्योंकि वज्जी से आया था, इसलिए वो मगध और पूरी की पूरी वज्जी जो है वो मगध के कंट्रोल में थी। तो मगध ने वज्जी को कंट्रोल में कर रखा है। ये एक राजा का बेटा है, तो राजा ने अपने बेटे को भेजा था कि तुम मगध के राजा के अंडर काम करोगे। तो जब नाग दशक राजा था, तो इसने शिशुनाग को काशी का गवर्नर बना रखा था। तो इसने अपने ही राजा यानी नाग दशक के खिलाफ रिवोल्ट किया। जब वो परेड देख रहा था, अपनी आर्मी को इंस्पेक्ट कर रहा था, उसी टाइम शिशुनाग ने निकल के उसको तलवार से मार दिया था। तो जब अपने राजा को मार के इसने अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर ली, तो इसने अपना कैपिटल राजगीर में शिफ्ट कर दिया। याद रखो, उदयीन ने कैपिटल पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया था। कहानी शुरू तो हुई थी राजगीर से, फिर पाटलिपुत्र पहुंच गई थी, क्योंकि पाटलिपुत्र को उदयीन ने कैपिटल बना दिया था। अब ये शिशुनाग वापस से राजगीर को अपनी कैपिटल बना रहा है, और इसने अपनी दूसरी कैपिटल वैशाली को बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि ये पैदा ही वैशाली में हुआ था, वज्जी में हुआ था। ठीक है, तो इसलिए इसने 2 कैपिटल्स बना के रखे हुए थे। शिशुनाग के बारे में एक और चीज हमें पता होनी चाहिए कि इसने अवंती महाजनपद को पूरी तरीके से हरा के उसको मगध में मिला लिया था। इसके पहले अवंती जो है बार बार पाटलिपुत्र पे, या कह लो कि उदयीन के वक्त बार बार अवंती महाजनपद के हमले हुआ करते थे। शिशुनाग ने अपने बेटे को अपनी जगह काशी का गवर्नर बना दिया, क्योंकि थोड़े दिनों पहले तक ये काशी का गवर्नर था। तो जब ये रूलर बन गया, तो ये तो राजगीर से अपनी गद्दी चलाने लगा, राजगीर में बैठ के राज करने लगा, और अपने बेटे को काशी का गवर्नर बना दिया था इसने टोटल 18 सालों तक रूल किया है। और जब इसकी डेथ हो गई, तो अगला राजा इसी का बेटा कालाशोक बना। कालाशोक को हम काकवर्ण भी बोलते हैं। ठीक, तो आओ अब हम कालाशोक या काकवर्ण की कहानी। तो कालाशोक का दूसरा नाम काकवर्ण भी है। शायद इसकी रंग की वजह से, ये थोड़ा काले कलर का था, ऐसा माना जाता है। तो कालाशोक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि इसने वापस से कैपिटल को पाटलिपुत्र में शिफ्ट कर दिया। तो राजगीर और पाटलिपुत्र के बीच में पिंग पोंग होता था। सबसे पहले राजगीर थी कैपिटल, फिर उदयीन ने पाटलिपुत्र में कैपिटल बना दिया था, यहां से वहां ले गया वो। फिर जब शिशुनाग बना तो वापस राजगीर को कैपिटल बना दिया। अब शिशुनाग का बेटा वापस से पाटलिपुत्र में कैपिटल बना रहा है। तो इसको याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जरूरी है। तो कालाशोक के बारे में एक और चीज फेमस है कि इसने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी, कहां, वैशाली में। तो वैशाली क्यों ये की थी, क्योंकि गौतम बुद्ध के गुजरे हुए 100 साल पूरे हुए थे। 100 साल। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसने रखा था, तो अजातशत्रु ने रखा था। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई थी, तो राजगीर में हुई थी। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहां हुई, तो वैशाली में हुई। सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने कराया, तो कालाशोक नाम के राजा ने कराया। कालाशोक ने अपनी पूरी किंगडम अपने 10 बेटों के बीच में बांट दी थी। उनमें से एक बेटा नंदीवर्धन है, जो कि इसका सक्सेसर बना। अब ये नंदीवर्धन का चक्कर बहुत खराब है, क्योंकि नंदीवर्धन नाम जो है कई डायनेस्टीज में जुड़ा हुआ है।
एक नंदीवर्धन जो है हरियंक डायनेस्टी का भी आखिरी राजा है, पुराणों में लिखा हुआ है। तो अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें लिखने से थोड़ी कंफ्यूजन है हिस्टोरियंस के बीच में। खैर जो भी हो, तो नंदीवर्धन जिसका एक नाम महानंदिन भी था, वो इस डायनेस्टी का आखिरी राजा साबित होता है। क्यों? क्योंकि एक उसके ही महल में एक राजा, एक नाई रहता था, महापदनंद। तो महापदनंद के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये राजमहल में ही रहता था और ये एक नाई हुआ करता था जो बाल वगैरह काटते हैं ना। तो ये काफी एम्बिशियस था, तो इसी ने नंदीवर्धन या महानंदिन की हत्या कर दी। और हत्या करेंगे तो क्या होगी, डायनेस्टी ही खत्म हो जाएगी ना। तो इसके हत्या करने से शिशुनाग डायनेस्टी खत्म हो गई और नई नंद डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो अब बात करेंगे महापदनंद की और उसकी डायनेस्टी की। तो महापदनंद ने स्टार्ट कर दी नंद डायनेस्टी। तो कौन था ये महापदनंद? तो महापदनंद एक लो कास्ट में पैदा हुआ था, ये राजा नहीं था। तो उस वक्त तो कास्ट सिस्टम हुआ करता था ना। तो इसको पुराणों में ऐसा लिखा गया है कि ये काफी लो कास्ट का आदमी है, मतलब इसके अंदर रॉयल ब्लड नहीं था। कुछ सोर्सेज में ऐसा लिखा गया है कि जिस महानंदिन को इसने मारा वो महानंदिन एक्चुअली इसका बाप था और ये उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड, यानी कि एक नाजायज बेटा था उसका। तो ये जो किंग महानंदिन था उसका कुछ मतलब उसने शादी के बाहर भी कई उसके चक्कर थे, तो उसी में से एक बेटा हुआ था ये महापद्मनंद। जबकि कुछ और सोर्सेज में लिखा गया है कि ये एक बार्बर था, नाई था, जिसने कि महानंदिन की पत्नी से नजदीकियां बढ़ा ली और उसका फायदा उठा के राजा को ही मार दिया। तो महापद्मनंद को कहा जाता है फर्स्ट हिस्टोरिकल एम्परर ऑफ इंडिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में सारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हमको मिलते हैं, सिक्के वगैरह मिलते हैं, तो इसके बारे में हम कंफर्म बता सकते हैं कि हाँ भाई महापद्मनंद नाम का कोई राजा था। इसके पहले आने वाले राजाओं के बारे में सारी हिस्ट्री क्लियर नहीं है, हमको गेसेस वगैरह करने होते हैं। तो इसने कुल मिला के 28 सालों तक राज किया, 367 बीसी से 338 बीसी। ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि महापद्मनंद को सर्व छत्रांतक भी कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल क्षत्रियज, और एकराट भी कहा जाता है। बेसिकली ये लो कास्ट का था, यानी ये क्षत्रिय नहीं था। तो इसलिए कसम खाई थी कि मैं सारे हाई कास्ट रूलिंग क्लास यानी क्षत्रिय लोगों को मार दूंगा। तो सभी क्षत्रियों का अंत करने वाला, सर्व यानी कि सभी, ऑल, क्षत्रिय अंतक यानी कि डिस्ट्रॉयर, सभी क्षत्रियों को मारने वाला था ये। उसने मारा भी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया सर्व छत्रांतक। और इसको एकराट भी बोलते हैं। एकराट का मतलब होता है कि सबसे बड़ा रूलर, इसके ऊपर कोई नहीं। तो इसके बारे में माना जाता है कि इसने नॉर्थ इंडिया के हर छोटे बड़े राजा को मार दिया था, सबको हरा दिया था। तो इसने पूरे नॉर्थ इंडिया को जीता था, साथ ही कलिंग यानी उड़ीसा को भी जीत लिया था। तो ये कहानी थी महापद्मनंद की। अब इसका सक्सेसर घनानंद, तो घनानंद को धनानंद भी बोलते हैं। तो क्योंकि महापद्मनंद एक काफी ताकतवर राजा था, तो उसने मरने से पहले काफी लंबा चौड़ा एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया था, काफी लंबी चौड़ी आर्मी भी बना ली थी। तो धनानंद के हिस्से काफी लंबी चौड़ी आर्मी आई। सारी मेहनत तो घनानंद की ने नहीं की, बल्कि महापद्मनंद ने ही सारी मेहनत करके इसको दे रखी थी। लेकिन घनानंद इन चीजों को संभाल नहीं पाया और ये अपने एम्परर का आखिरी राजा साबित हुआ, यानी नंद डायनेस्टी का आखिरी राजा साबित हुआ धनानंद। ठीक, तो धनानंद जब मगध के ऊपर रूल कर रहा था, जो भी मगध का राजा होता था वो तो पूरे नॉर्थ इंडिया का राजा हो जाता था ना। तो जब मगध पे धनानंद रूल कर रहा था, यानी कि धनानंद ना सिर्फ मगध का राजा था, कह लो कि पूरे आर्यावर्त, पूरे नॉर्थ इंडिया का राजा था। उसी वक्त अलेक्जेंडर ने भारत पे हमला किया था। अलेक्जेंडर ने भारत पे 326 बीसी में लड़ाई लड़ी ना। तो लड़ाई जब अलेक्जेंडर की हो रही थी, तो ये तो यहां इस बॉर्डर पे हो रही थी ना, इंडिया पाकिस्तान वाले एरिया में, जबकि ये लोग तो पाटलिपुत्र में रहते हैं। इसलिए धनानंद ने ध्यान ही नहीं दिया था, अलेक्जेंडर पे ध्यान ही नहीं दिया।
तो अलेक्जेंडर ने जो इंडिया में हमला किया तो उसके साथ कई सारे ग्रीक हिस्टोरियंस भी आए थे। तो उन ग्रीक हिस्टोरियंस ने धनानंद का जिक्र किया है, अपने बुक्स में धनानंद का नाम लिखा है। तो इसका नाम ग्रीक हिस्टोरियंस ने एग्रेमेस या फिर जेंड्रेमेस के नाम से लिया। धनानंद को एग्रेमेस या जेंड्रेमेस बुलाया है ग्रीक हिस्टोरियंस ने। तब हुआ क्या था कि जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था तो अलेक्जेंडर के सामने जो गांधार का राजा है, गांधार, हमने अलेक्जेंडर पे भी एक वीडियो बनाई है, फुल वीडियो, आप इसके बाद वही वीडियो आप देख सकते हो। तो जब गांधार का राजा था उसने सरेंडर कर दिया था अलेक्जेंडर के सामने। उसी गांधार में एक यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उस तक्षशिला यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था चाणक्य। तो ये चाणक्य गया था घनानंद से मिलने कि आप तो पूरे इंडिया के एम्परर हो, आपको कुछ करना चाहिए अलेक्जेंडर को रोकने के लिए। ठीक, तो घनानंद ने कहा था चाणक्य को अपमानित करके बाहर कर दिया था, बोला था कि मैं राजा हूं या तुम राजा हो, तुम तो एक पंडित हो, तुम्हारा काम है वेद और शास्त्र पढ़ाना, तुम मुझे पॉलिटिक्स मत बताओ। ये कह के घनानंद ने इसको बाहर फेंकवा दिया था। इसीलिए चाणक्य ने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे जैसे घमंडी राजा को गद्दी से हटा के ही रहूंगा। और कुछ दिनों के बाद घनानंद गद्दी से हटा भी दिया गया, इसलिए घनानंद जो है आखिरी राजा साबित हुआ नंद डायनेस्टी का। क्या जो भी हो, तो घनानंद के पास काफी लंबी चौड़ी आर्मी थी। तो जब ये बात अलेक्जेंडर के आर्मी को पता चली तो उसके मिलिट्री कमांडर्स ने आगे बढ़ने से मना कर दिया था, क्योंकि उनको लगता था कि घनानंद का तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे, इतना पावरफुल राजा था घनानंद। तो घनानंद ने अपनी घमंड में चूर होके चाणक्य का इंसल्ट कर दिया, क्योंकि चाणक्य उसके पास यही तो बोलने गया था कि अरे चलो हम साथ मिलके अलेक्जेंडर का मुकाबला करते हैं। तो बेसिकली इसको कहा था, चाणक्य ने घनानंद से कहा था कि आप बाकी छोटे छोटे राजाओं से दुश्मनी भूल जाओ, जो इंडियन रूलर्स हैं उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और आप सब मिलके एक हो जाओ। इसी बात पे घनानंद नाराज हो गया था कि तुम मुझे छोटे छोटे राजाओं से हाथ मिलाने को कह रहे हो, वो भी अलेक्जेंडर नाम के किसी विदेशी से मुकाबला करने के लिए। तो मैं इतना बड़ा राजा हूं कि अलेक्जेंडर मेरे सामने टिक ही नहीं सकता। ये बात सच भी थी। अलेक्जेंडर की आर्मी जो है वापस लौट गई थी घनानंद के ही डर से। ठीक, तो अब घनानंद ने चाणक्य की इंसल्ट तो कर दी, तो अब चाणक्य ने बदला लेने का ठाना। और धनानंद अपने इस तरह के बिहेवियर की वजह से जो उसकी लोकल सिटीजन थी, जो मगध महाजनपद के लोग थे, उसमें काफी अनपॉपुलर हो गया था। लोग पसंद नहीं करते थे धनानंद को, अपने ही राजा को। और ऊपर से अब चाणक्य भी इस जुगाड़ में लग गया था कि इस घमंडी राजा को कैसे यहां से हटाया जाए। तो चाणक्य जब पाटलिपुत्र में था, घूम रहा था, तो उसकी नजर एक छोटे से लड़के पे पड़ी। वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। ये भी एक लो कास्ट का लड़का था, मतलब छोटी जाति का लड़का था, लेकिन इसके पिताजी एक ट्राइबल वॉरियर थे, ट्राइबल लीडर थे। तो ये लीडर का बेटा था, एक छोटे से राजा का बेटा था। तो चंद्रगुप्त मौर्य भी उस वक्त इसी जुगाड़ में घूम रहा था कि मैं भी अपनी एक छोटी सी किंगडम बनाऊंगा। वो ये नहीं सोच रहा था कि मैं मगध का राजा बन जाऊंगा, उसको अपनी एक छोटी सी किंगडम बनानी थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य को ढूंढ निकाला चाणक्य ने और चंद्रगुप्त मौर्य से कहा कि तुम्हें राजा बनना है, मैं तुम्हारी राजा बनने में मदद करूंगा और तुम छोटे मोटे नहीं, तुम पूरे मगध के राजा बनोगे। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लिया और दोनों का एक ही एम रह गया कि हम दोनों मिलके अगर कोशिश करें तो धनानंद को उसकी गद्दी से हटा देंगे। तो कुछ सालों की मेहनत के बाद इसको चाणक्य ने काफी ट्रेनिंग दी चंद्रगुप्त मौर्य को कि राजा कैसे बनते हैं, रिवोल्ट कैसे करते हैं। अगर किसी राजा को गद्दी से हटाना है तो लोगों के बीच ऐसी फीलिंग डेवलप करो कि वो अपने राजा को नापसंद करने लगे। तो इस तरह काफी मेहनत इन लोगों ने की और फाइनली धनानंद को उसकी गद्दी से फेंकने में कामयाब हो गए। तो जब धनानंद को गद्दी से उठा के फेंक दिया, इसका क्या मतलब है? नंद डायनेस्टी खत्म हो गई, नंद डायनेस्टी का चैप्टर क्लोज हो गया और फिर यही लड़का चंद्रगुप्त मौर्य मगध डायनेस्टी पे कंट्रोल कर लेता है, यानी मगध डायनेस्टी का अगला राजा बन जाता है और एक नई डायनेस्टी स्टार्ट हो जाती है जिसको आज हम मौर्यन डायनेस्टी या मौर्यन एम्पायर के नाम से जानते हैं। तो ये थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ मगध। तो मगध की हिस्ट्री बोलो या अर्ली हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, एक ही बात है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया जो है वर्चुअली मगध के ही कंट्रोल में था।